गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अशोक कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर 3 संधि पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। संधि दो वर्णों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। नॉर्मली सामान्य अर्थ में संधि मेल अथवा मिलन को कहते हैं। संधि का मतलब होता है मिलना, और इसे हम वर्णों का या ध्वनियों ध्वनियों में जो मेल होता है उसे भी संधि बोलते हैं। जब दो पद या शब्द पास पास होते हैं तो उनके उच्चारण को आसान बनाने के लिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण को मिला दिया जाता है। यानी जब दो पद या शब्द पास पास होते हैं तो उनके उच्चारण को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है उसको मिला देते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, और इस नए शब्द को ही संधि बोलते हैं। जैसे राजा प्लस इंद्र, तो पहले जो ये शब्द है इसका अंतिम वर्ण हुआ जा, यानी इसमें आ का उच्चारण आ रहा है, प्लस इंद्र, और ये जो दूसरा शब्द है इसका प्रथम वर्ण है ई, तो आ और ई मिलके ए बनेंगे तो राजेंद्र हुआ। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो दो वर्णों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब है संधि विच्छेद। संधि युक्त जो शब्द होते हैं उनको अलग अलग खंडों में दिखाना या दो वर्णों के मेल से बने शब्द को पूर्व स्थिति में लाना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। दो वर्णों के मेल से बने शब्द को वापस पहली स्थिति में लाना, दोनों वर्णों को अलग अलग करना, दोनों शब्दों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, दो शब्द थे धर्म और आत्मा, उनको मिलकर मिलाया तो संधि बनी धर्मात्मा, और विच्छेद किया तो धर्म प्लस आत्मा ये अपनी पूर्व स्थिति में आ गए। अब संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि जो है वो है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ए आ ई। इन्हीं स्वरों में से जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि होती है। जैसे सूर्य धन उदय, तो देखो सूर्य में ए का उच्चारण आ रहा है और उदय का जो प्रथम वर्ण है वो उ है, और दोनों मिलकर ए और उ मिलकर ओ बने तो हुआ सूर्योदय। इसी प्रकार राम धन अवतार तो रामावतार, यदि धन अपि तो यद्यपि। इनको विस्तार से बताऊंगा मैं आपको आगे। और स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा हो गई, स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसे ए छोटा है और आ बड़ा है, ई छोटी ई छोटी है और बड़ी बड़ी है, ऐसे ही सेम ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ यानी ए ई उ स्वर के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी धन के चिन्ह से पहले
ह्स्व या दीर्घ कोई सा भी स्वर हो और बाद में ह्स्व या दीर्घ कोई सा भी स्वर हो, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। जैसे देखो ए, धन से पहले ए है और बाद में भी ए है, तो दोनों मिलकर आ बनेंगे। राम, मैं में ए का उच्चारण आता है और अवतार में भी ए का आता है, तो ए और ए मिलकर आ बने, तो रामावतार। इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ है, यानी दो ह्स्व, एक ह्स्व और एक दीर्घ, दोनों ह्स्व या दोनों दीर्घ मिलकर दीर्घ स्वर ही बनाते हैं। मत अनुसार, मत तय, तय में ए है और अनुसार ए है, तो ए और ए मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, आ बन जाएगा मता अनुसार। दीप, धन, अवली, तो दीप में ए है और अवली में भी ए है, तो ए और ए दोनों जो है इनकी संधि हो जाएगी और आ बनेगा दीपावली। सेम वे में ए और आ मिलकर भी आ बनेंगे, जैसे देव में ए है और आले में आ है, तो बनेगा देवालय, दीर्घ बन गया। आ और ए मिलकर भी आ बनेंगे और आ मिलकर भी आ बनेंगे। ये एग्जाम्पल है, आपके इजी होंगे, आप हेल्प लेना इनकी। फिर है ई और ई, तो दो ई मिलकर बड़ी ई बनेगी, दीर्घ हो जाएगा। जैसे रवि में ई छोटी है और इंद्र में भी ई छोटी है, तो दोनों का जब संयोजन होता है, संधि होती है रवि धन इंद्र, तो रविंद्र में ई की मात्रा जो है वो बड़ी हो जाएगी क्योंकि दीर्घ हो गई है। ऐसे ही ई छोटी और ई बड़ी मिलकर भी बड़ी ई बनेगी, दीर्घ संधि नाम है इसीलिए सब दीर्घ हो जाएगा। मुनि में ई छोटी है और ईश्वर में ई बड़ी है, तो दोनों मिलकर बड़ी ई बनी, मुनीश्वर। ऐसे ही ऊ और ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे। सु, धन, उक्ति, तो सु में ऊ छोटा है और उक्ति में भी ऊ छोटा है, तो दोनों मिलकर सुक्ति में सु बड़ा हो गया। भानु, भानु में ऊ छोटा है और उदय में भी ऊ छोटा है, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे, भानुदय बन जाएगा। फिर है 2 नंबर की संधि गुण संधि। गुण संधि होती है ए या आ के बाद ई आने पर ऊ बनेगा, जब धन के चिन्ह से पहले वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसका उच्चारण ए या आ है, और धन के चिन्ह के बाद में जो शब्द है उसके प्रथम वर्ण में ई आए तो ऊ बनेगा। ई का आने पर ऊ, ए और बड़ा ऊ आने पर ओ बनेगा और री आने पर अर बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे ए प्लस ई छोटी ई या बड़ी ई होगा तो ए बनेगा, और ऐसे ही आ के बाद में भी अगर ई और छोटी ई और बड़ी ई दोनों आती है तो ए बनेगा। जैसे नर, ईश, तो नर में ए का उच्चारण आ रहा है और ईश में बड़ी ई है, तो ए और ई मिलकर ए बना नरेश। महा, आ और बड़ी ई मिलकर ए बनेंगे महेश। राजा, इंद्र, आ और ई मिलकर ए बनेंगे राजेंद्र। सेम वे में आप ट्राई कर सकते हो। फिर आगे है ए आ के बाद ऊ और बड़ा हुआ है तो ओ बनेगा। ए और आ के बाद ऊ या बड़ा हुआ है तो ओ बनेगा। जैसे देखो नर में ए है और उत्तम ऊ छोटा है, तो ए और ऊ मिलकर ओ बना नरोत्तम। लोक, धन, उक्ति, कै में ए का उच्चारण है और उक्ति में ऊ है, तो ए और ऊ मिलकर लोकोक्ति। ऐसे ही दया प्लस या धन उर्मी, तो आ और ऊ मिलकर बना दयोर्मी। महा, धन, उत्सव, आ और ऊ मिलकर ओ बना महोत्सव। अब 3 नंबर पर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे अभी अपने गुण संधि में पढ़ा, ए या आ के बाद ई आने पे ऊ बना, तो अब ए या आ के बाद ए आई आने पर आई हो जाएगा और ओ औ आने पर औ हो जाएगा। वृद्धि संधि की ये परिभाषा होती है, ए या आ के बाद ए आई आए तो आई हो जाएगा और ओ औ आए तो औ हो जाएगा, इसलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए ए आ के बाद में ए आई का ए बनेगा। जैसे लोक, धन, एषणा, तो ए के बाद में ए आ रहा है तो लोकेशना, आई की मात्रा बनेगी। महा, धन, औषध, आ और औ मिलकर महौषध बनेंगे। परम, ए और उदार्य, तो परमोदार्य हो जाएगा। सेम वे में हम वृद्धि संधि को सीख सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल है वो आप करेंगे। नेक्स्ट है यण संधि। यण संधि में होता है ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आने पर या असमान स्वर ए आ आने पर क्या होता है, ई का य बनेगा, ऊ का व बनेगा और री का रे बनेगा।
रिपीट करता हूं, यण संधि में ई ई उ उ और री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आता है ए आ, तो ई का ये बनेगा, उ का वह बनेगा और री का रे बनेगा। देखते हैं, अति अधिक, अति में ई है और आगे असमान स्वर ए आ गया, तो ई छोटी ई और ए मिलकर यह बनेगा। और पहला जो पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण है तय, वो आधा हो जाएगा, तो तय हो गया आधा और ई और ए का बन गया ये और आगे धिक, अत्यधिक। वापिस करता हूं नेक्स्ट वाला, सु धन आगत, सु में उ है, सु में उ है तो उ और आ मिलकर वह बनेंगे, मैंने बताया था आपको, और श आधा हो जाएगा, श हो जाएगा आधा, तो श वह और वह की आ की मात्रा लग गई वाह गत स्वागत। अति प्लस आचार, अति में ती में ई छोटी है और आ, तो छोटी ई और आ मिलकर यह बनेंगे। और तय जो है प्रथम शब्द जो होता है धन से प्रथम शब्द, उसका अंतिम वर्ण जो है वो आधा हो जाएगा यण संधि में, तो तय आधा हो जाएगा और ई और आ का यह बन गया। अब आचार का आ की मात्रा लग गई तो या हो गया अत्या और चार। सेम वे में हम यण संधि को आसानी से समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल्स है, इनकी आप हेल्प लेंगे। और अयादि संधि स्टार्ट करते हैं। ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आए, ओ का औ और औ का आ हो जाएगा। रिपीट करता हूं, ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर ए या आ आए तो ए का ऐ का आए, ओ का औ और औ का आ हो जाएगा। देखते हैं, ए धन ए तो ए बनेगा। जैसे देखो चे में ए लुप्त है तो ए की मात्रा है और यहाँ ए है, तो ए और ए बनकर यह ए बनेगा ए, तो चय चय न। देखो चय में ए का उच्चारण आ रहा है चय। ऐसे ही न और अन, न ए है, ने होगा यहाँ पर, यह मिस प्रिंट है, ने यहाँ पर ने होगा, तो ने धन अन, तो ए और ए मिलकर ए का उच्चारण आएगा नए न, नयन नयन, ए का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही ऐ और ए मिलकर आय बनेंगे। जैसे नई अख, तो आय का उच्चारण आना चाहिए नाय क, नायक। औ ओ और ए मिलकर औ बनेंगे, तो जैसे पो धन अन तो बना पवन, पो धन अन तो बना पवन। ओ और ए का उच्चारण हुआ औ, तो पवन। औ और ए, पौ धन अन, तो औ और ए मिलके आव का उच्चारण आएगा, तो पाव हो गया पाव न, पावन। सेम वे में आप इनको भी ट्राई करेंगे, अयादि संधि सीखने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट संधि पे आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का जो मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की डिफाइन होगी, व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से जब मेल होता है और इससे जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आपको। जैसे जगदीश है, तो जगदीश को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा जगत धन ईश, तो तय में ए का उच्चारण है और ई बड़ी है, ए और ई का जब मेल हुआ तो जो तय था वो अपने ही क्रम में तीसरे में बदल जाएगा, यानी त थ द, तो द में चेंज हो जाएगा, तो बना द बन गया और जगदीश हो गया। तो यहाँ पे कुछ नियम हैं, ये स्टडी करते हैं अपन। तय या दे के बाद च छ और तय का च हो जाता है। तय या दे के बाद च छ हो तो तय का क्या हो जाएगा च, और जय जय हो तो तय और दे का जय हो जाएगा। जैसे उत धन चारण, तो तय के बाद में च आ गया,
तो तय का च बनेगा, उच्चारण हो गया। सत धन जन, तो अब जय आ गया, तो ऊपर बताया था नियम में कि अगर तय के बाद जय झ आ जाए तो तय का जय बनाना है, तो सज्जन जय बन गया। उत धन ज्वल, तो तय के बाद जय आया है तो तय का भी जय बनाना पड़ेगा। तय जो है हलंत है यानी आधा तय है, तो आधा जय बनेगा उज्ज्वल। तय या दय के बाद डे या ढे होने पर तय दय का डे हो जाएगा, और टे होने पर तय दय का टे हो जाएगा, और यदि ले हो तो ले हो जाएगा। जैसे उत डयन, तो तय के बाद डे आ गया तो तय का भी क्या बना देंगे, डे, उड्डयन, हलंत लग जाएगा। उत लास, तो तय के बाद ले आ गया तो तय का ले बना दो, उल्लास। सेम वे में आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है आगे, क चे टे ते पे के बाद ने में होने पर पहले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। वापिस रिपीट करता हूँ, क चे टे ते पे के बाद अगर ने और मैं आ जाए तो जो पहले वर्ण है ये अपने ही वर्ण का पांचवा हो जाते हैं। जैसे जगत धन नाथ, तय के बाद में न आ गया तो ये जो तय होगा ये अपनी ही क्रम में जो है वो पांचवा वर्ण बन जाएगा। जैसे तय का जो क्रम है उसमें पांचवा वर्ण तय थ द ध न होता है, तो न बनेगा, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ। दिक नाग, अब क के बाद में न आ गया तो ये क जो है वो अपने ही क्रम में पांचवा बन जाएगा, तो क के क्रम में पांचवा होता है अणे, तो दिनांक। उत धन नथ, तो तय के बाद न आ गया तो तय अपने क्रम का पांचवा यानी न बन जाएगा आधा, तो उन्नत हो गया। अब आगे है वर्गों के प्रथम अक्षर। प्रथम अक्षर यानी क च टे ते पे के बाद कोई स्वर या वर्गों का तीसरा चौथा व्यंजन जैसे ग घ ज ये वाले हों, और अंतस्थ व्यंजन या ये लेवे हो या है में से कोई वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, यानी प्रथम वर्ण अपना तीसरा बन जाता है। जैसे देखिए दिक दर्शन, तो क के बाद में तीसरा तय थे दे, तय वर्ण का तीसरा दय दर्शन आ गया तो क्या होगा, ये अपना तीसरा बन जाएगा, दिक दर्शन, यानी क का तीसरा वर्ण क ख ग बन जाएगा। उद्घाटन, तय के बाद में घ आ गया, यहाँ पर दिया हुआ था घ आ गया तो ये अपना तीसरा यानी त थ द बन जाएगा, उद्घाटन। दिक विजय, क के बाद में ये अंतस्थ व्यंजन यह रह लेवे में से वह आ गया तो क जो है वो अपना तीसरा यानी क ख ग आधा बन जाएगा, दिक विजय। तो सेम वे में आप व्यंजन संधि को समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, इन्हें आप ट्राई करेंगे। यदि तय के बाद है आ जाए और तय का दे और है का ध हो जाता है, यानी यदि तय के बाद है आए तो तय का दे और है का ध बनाना है, और यदि क के बाद है आ जाए तो क का ग और है का ध हो जाएगा। देखिए उद्धार, तय के बाद है आ गया तो हमें बताया था कि तय के बाद अगर है आए तो तय का द बनाना है, तो उद और है का क्या बनाना है, ध, उद्धार। तो देखो तय का तो द बन गया और हा का धा बन गया, उद्धार। तत् हित, तय के बाद में है आ गया तो तय का द बन जाएगा और है का ध बन जाएगा, तो तद्धित। सेम वे में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है ह्रस्व स्वर के बाद छ आने पर छ से पूर्व च और जुड़ जाता है। कोई भी ह्रस्व स्वर हो उसके बाद अगर छ आता है तो छ से पहले च जोड़ना होता है आधा अपने को। जैसे वृक्ष धन छाया, छ आ गया तो इसमें वृक्ष में आधा च जुड़ जाएगा, वृक्ष छाया। अनु प्लस छेद, छ आ गया ह्रस्व स्वर के बाद उ के बाद तो ये हो जाएगा अनु और च जुड़ जाएगा, अनुच्छेद। ये थी अब हमारी व्यंजन संधि। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर है लास्ट एंड फाइनल विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है,
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो उत्पन्न विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में क्या परिवर्तन हुआ, यही विसर्ग संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नियम देखते हैं इसका फर्स्ट। यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी जैसे ये रे तथा ये रे ले वे में से कोई वर्ण हो। वापिस, यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और उसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या ये रे ले वे है में से कोई हो, तो विसर्ग तथा पूर्व ए को मिलाकर क्या बन जाएगा, ए। जैसे देखो, अधय विसर्ग है और लिखित, ये लय जो है ये रे लय में से अंतस्थ व्यंजन में से आ गया। तो नियम में बताया था कि विसर्ग जो है उसका ए बन जाएगा और ओ की मात्रा लगेगी तो अधोलिखित हो गया। विसर्ग और पहले वाले ए को मिलाकर ओ बन जाएगा। विसर्ग का और इस ध में ए का उच्चारण हो रहा है, अह बोल रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ओ। मने विकार, तो विसर्ग है, विसर्ग से पहले नए में ए का उच्चारण आ रहा है, तो ए, विसर्ग और ए दोनों मिलकर ओ बनेंगे, मनो विकार हो जाएगा। इसी प्रकार मने धन रथ, तो विसर्ग और ए का उच्चारण आ रहा है, ये दोनों मिलकर ओ बनाएंगे, मनोरथ। फिर है विसर्ग के बाद रे होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है और ई का बड़ी ई बन जाता है, छोटी ई का। विसर्ग के बाद रे होने पर विसर्ग हट जाता है। जैसे देखो, विसर्ग निहि धन रव, तो विसर्ग के बाद में जो है नेक्स्ट वाले शब्द में रे आ गया, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये नी जो है वो बड़ी हो जाएगी, नीरव। ऐसे ही है नी धन रस, तो विसर्ग के बाद में जो है वो रे आ गया, तो विसर्ग हट जाएगा, लोप हो जाएगा इसका और नी बड़ी हो जाएगा, नीरस। फिर तीसरा जो नियम है वो है कि विसर्ग, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आ जाता है और उसके बाद कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या ये रे ले वे में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का रे हो जाता है। रिपीट करता हूं कि यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर ये रे ले वे है में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे दु गति, दुहु गति विसर्ग है और उसके बाद में ये क ख ग तीसरा वर्ण आ गया, तो क्या होगा, विसर्ग जो है उसका रे बन जाएगा, दुर्गति। हाँ, आधा रे बन जाएगा और ऊपर लगेगा ग के, तो दुर्गति बना। नी धन आकार, तो नी में विसर्ग है और आकार बाद वाला शब्द हो गया आकार, स्वर है, तो जो है वो विसर्ग जो है उसका रे बन जाएगा, निर आकार, निराकार बन जाएगा। फिर है दुगंध, तो विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण आ गया, क ख ग आ गया, तो विसर्ग का रे बन जाएगा, दुर्गंध। ऐसे ही दुबल, ये ब भी है, वो पे फे ब तीसरा वर्ण है, तो विसर्ग का जो है वो रे बनेगा, दुर्बल। इस वे में आप जो है वो विसर्ग संधि का तीसरा नियम है, उसकी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद में है विसर्ग के बाद से, च और छ होने पर विसर्ग का कर्म से च श हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर श, च और छ हो तो हाँ, विसर्ग के बाद श, च, हाँ, घ जो नियम है, विसर्ग के बाद से, च और छ होने पर विसर्ग का श, श और श हो जाता है। जैसे दु शासन, तो विसर्ग के बाद श शंकर आ गया, तो ये विसर्ग है, ये भी श में चेंज हो जाएगा, दुशासन। ऐसे ही नी निहि धन संदेह है, तो सड़क आ गया, तो विसर्ग से सड़क में चेंज हो जाएगा, नी निसंदेह है।
तो सेम वे में हम जो है वो इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नियम है विसर्ग के आगे ख ट प फ होने पर विसर्ग का श हो जाता है। यानी विसर्ग के आगे ख ट प और फ में से कोई भी आए तो विसर्ग श षटकोण में चेंज हो जाता है। जैसे चतुहु धन पाद, तो प आ गया इसलिए विसर्ग का श षटकोण बनेगा चतुष्पाद। धनुष धनु है धन टंकार, ट आ गया तो विसर्ग का श बनेगा धनुष टंकार। लास्ट नियम है विसर्ग के आगे क त स होने पर विसर्ग का स हो जाएगा। जैसे अंतः धन तल, विसर्ग के बाद त आ गया तो अंतस्तल, विसर्ग का क्या बन गया, श बन गया। नमस्ते, तो विसर्ग का श बन जाएगा नमस्ते। दुहु धन तर, तो विसर्ग के बाद तय है तो दुस्तर हो गया। तो इस प्रकार ये हमने संधि का लेसन पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ये लेसन आपको अपनी बुक से स्टडी करना है और जो भी नियम बताए हैं उनको केयरफुली समझते हुए संधि करनी है। इस संधि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखना है, व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण सहित। और ये क्वेश्चन जो है ए पार्ट, ये आपको अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में ग्रामर में करना है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे आप जब लेसन रीड करोगे, और बाकी जो भी बुक पार्ट है वो आपको बुक में करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।